हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 1 सितंबर और 2 सितंबर से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोज़ चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। थुम्बी महोत्सव 2020 किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है? थुम्बी महोत्सव केरला राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है। ये सिर्फ केरला राज्य का ही पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव नहीं है, बल्कि भारत का भी पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है। तो इस तरह का भी अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव थुम्बी महोत्सव नाम से किस राज्य में मनाया गया, तो भी ऑप्शन केरला ही सही होगा। केरला का भी ये पहला है और भारत का भी पहला है। जब भारत का पहला होगा तो केरला का अपने आप पहला हो ही गया। क्या है ये ड्रैगन फ्लाई महोत्सव जिसका नाम है थुम्बी महोत्सव 2020? आइए इसको देखते हैं। ये है ड्रैगन फ्लाई। इसे हम में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा। और इसका क्या महत्व है, क्यों थुम्बी महोत्सव केरला में मनाया गया, पहली बार भारत में क्यों ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाने की ज़रूरत पड़ी? ड्रैगन फ्लाई ज़्यादातर समय बरसातों में ये हमें दिखते हैं जब वातावरण काफ़ी साफ़ होता है। और वैसे अगर पानी के पास आप जाते हो तो ये पानी में कोई पौधा होता है तो उसके आसपास मर्ड़ाते हुए दिखते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई का क्या ऐसा महत्व है? ये इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण कीट है। देखिए इसके पास कीट किसे बोलते हैं? जिसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स हों। देखिए 4 विंग्स है, 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं और इसके पास 6 लेग हैं, तो इसे इंसेक्ट या कीट बोलते हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये इकोसिस्टम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक प्रेडेटर का कार्य करता है, हेल्प करता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, हेल्प करता है फार्मर्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, हार्मफुल इंसेक्ट्स की, ये जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं वातावरण में उनको ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही साथ ये जो पानी के ऊपर लार्वा पाए जाते हैं मॉस्किटो को, उनको भी ख़त्म करने का काम करता है। ये उनको फीड करता है उनके ऊपर, उनको खा के उनको ख़त्म कर देता है। और ये एक इंडिकेटर है क्लीनिंगनेस का। अगर कहीं पे ये पाए जा रहे हैं ड्रैगन फ्लाई, इसका मतलब वो पानी काफ़ी साफ़ होगा। ये इंडिकेट करता है क्लीनिंगनेस ऑफ वाटर को। तो ये सारे इकोसिस्टम के लिए हमारे इसी वजह से ड्रैगन फ्लाई काफ़ी महत्वपूर्ण इंसेक्ट हो जाता है। लेकिन बीते वर्षों में हमने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया इंसेक्टिसाइड का, जो कि इंसेक्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हम लोगों ने ड्रैगन फ्लाई को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया इंसेक्टिसाइड का, लेकिन उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट लगातार ड्रैगन फ्लाई पर भी पड़ रहा है। और ड्रैगन फ्लाई हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से केरल सरकार ने WWF वर्ल्ड वाइड फंड की मदद से पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव जिसका नाम है थुम्बी महोत्सव का आयोजन किया केरला में, जो कि भारत का भी पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है। इसके जरिए ड्रैगन फ्लाई के प्रति लोगों में एक अवेयरनेस जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है केरला में, कि लोग जागरूक हों कि ड्रैगन फ्लाई हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण इंसेक्ट है। इस दौरान एक शुभांकर भी जारी किया केरल सरकार ने, जिसका नाम है पंतालू नाम है। केरल में जो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट को केरल में पंतालू बोलते हैं। तो पंतालू शुभांकर भी जारी किया केरला गवर्नमेंट ने इस अवसर पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। थुम्बी महोत्सव 2020 ये केरला राज्य में मनाया गया, भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है, या फिर केरला राज्य का भी पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने भारत की जनसंख्या को किस वर्ष में अधिक स्तृण होने का अनुमान लगाया है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने भारत की जनसंख्या 2036 में अधिक स्तृण होने का अनुमान लगाया है। क्या है अधिक स्तृण होने का मतलब? इसका मतलब कि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो मेल पॉपुलेशन से अधिक हो जाएगी। यही है स्तृण होने का मतलब, कि फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से अधिक हो जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार भारत में प्रत्येक 1000 मेल पे 924 फीमेल हैं। और फिर 2036 तक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के अनुसार
जो फीमेल जनसंख्या अभी 924 है 1000 मेल पे, तब मेल जनसंख्या कम हो जाएगी और फीमेल जनसंख्या अधिक हो जाएगी। ये अनुमान है नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन का। 2036 तक भारत की जो जनसंख्या है वो अधिक स्तृण हो जाएगी, यानी फीमेल जनसंख्या, फीमेल पॉपुलेशन डोमिनेट कर जाएगी मेल पॉपुलेशन पे, फीमेल पॉपुलेशन अधिक हो जाएगी मेल पॉपुलेशन से। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन कार्य करता है और एक रिपोर्ट जारी करी जनसंख्या पर राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने। रिपोर्ट का शीर्षक है भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुपात 2036, और इसी में इन्होंने इस बात को बताया कि 2036 तक जो इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन है वो मेल पॉपुलेशन पे डोमिनेट कर जाएगी। भारत में प्रत्येक 10 साल के अंतराल पे जनगणना कराई जाती है, जिसे हम बोलते हैं सेंसस। सेंसस मीन्स जनगणना। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ये कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन, यानी हमारे गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। जो जनगणना होती है वो किसके अधीन होती है? वो होती है होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अधीन। लेकिन और ये इसके लिए एक अलग कमीशन ही है, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष है इस समय विवेक जोशी करके हैं। और और नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ये कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन। इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं और जो इसके डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो नीति आयोग के भी डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग के इस समय डेप्यूटी चेयरमैन राजीव कुमार हैं, वही नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन के भी डेप्यूटी चेयरमैन है। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताएं जिसने देशों को 31 अगस्त 2020 तक अपनी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस कोवैक्स सुविधा से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने देशों को कोवैक्स सुविधा से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। कोविड-19 का इस समय लगभग हर देश में इसके वैक्सीन पर काम चल रहा है और पहला वैक्सीन स्पुतनिक करके रशिया द्वारा लॉन्च भी कर दिया गया, लेकिन स्पुतनिक को WHO द्वारा मान्यता नहीं दी गई। WHO ने बताया कि ये काफ़ी कम ट्रायल के बाद, जो मानक होता है किसी वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले एक मानक प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है, जिससे कि उसमें कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट ना दिखाई पड़े। लेकिन WHO का मानना है रशिया ने जल्दबाजी में वैक्सीन को अपने देश में लॉन्च कर दिया है और वो पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है, इसलिए WHO ने रशिया के वैक्सीन को मान्यता नहीं दी। अब और अन्य देश भी इस पे काम कर रहे हैं जो अपने ट्रायल के अलग अलग फेज़ों में हैं और कई सारे देश वैक्सीन बनाने के काफ़ी नज़दीक हैं। तो वैक्सीन बनने के बाद वैक्सीन का जब फार्मूला रेडी होगा तो अगला चैलेंज क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग का और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का। मैन्युफैक्चरिंग का यानी कि इतनी मैन्युफैक्चरिंग उस वैक्सीन की हो कि पूरे विश्व के कोने कोने तक उसे पहुंचाया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन की रिमोट एरिया में भी उसको पहुंचाया जाना भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा। इन्हीं सब के लिए WHO गावी और CEPI के साथ मिलकर एक कोवैक्स फैसिलिटी को लॉन्च किया है। कोवैक्स फैसिलिटी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित है। गावी और CEPI ये दोनों मदद कर रहे हैं कोवैक्स की। गावी क्या है? ये वैक्सीन अलायंस है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। गावी ये है, ये जो वैक्सीन होता है उसके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सारे कार्य को करता है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है पूरे विश्व में। और CEPI क्या है? ये कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन। ये जो भी एपिडेमिक यानी कि जो भी महामारी आती है, महामारी में इसकी एक साथ कई देशों में फैलना, तो जो भी महामारी आती है उससे संबंधित जो भी प्रिपेयर्डनेस होती है, यानी जो तैयारी कर रहे होते हैं विभिन्न देश, और जो उनका नवाचार होता है, जो इनोवेशन होता है, जो इस पर रिसर्च चल रही होती है, उसमें कोलैबोरेशन करने का काम CEPI द्वारा किया जाता है। तो कोवैक्स को मदद कर रहे हैं गावी और CEPI।
इन दोनों की मदद से कोवैक्स को लॉन्च किया गया है। ये एक तरीके की फैसिलिटी है जो कि कोविड-19 वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है और WHO ने सभी देशों से आह्वान किया है कि वो इस फैसिलिटी से जुड़ जाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब कोविड-19 की वैक्सीन का फार्मूला तैयार हो जाएगा तो फिर इसके मैन्युफैक्चरिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैलेंजिंग टास्क है उसको पूरा करने में कोवैक्स, गाबी, CEPI जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक साथ कार्य करेंगे और विश्व के कोने कोने तक इसे जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद मिलेगी। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और टेड्रोस अधनोम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उस देश का नाम बताएं जिसने काला सागर से सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व को खोजा है। काला सागर से सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व को खोजने वाले देश का नाम है तुर्की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तुर्की अभी हाल में ही और भी चर्चा में रहा। तुर्की में 2 चर्च थे, एक हागिया सोफिया और एक चोरा चर्च। इन दोनों को तुर्की शासनादेश के अनुसार चर्च से मस्जिद में बदलने का शासनादेश जारी कर दिया है तुर्की शासन ने, हागिया सोफिया और चोरा चर्च। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हागिया सोफिया चर्च जो हाल ही में चर्चा में रहा वो किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन तुर्की करेक्ट होगा। चोरा चर्च जो हाल ही में चर्चा में रहा वो किस देश में स्थित है, तो भी ऑप्शन तुर्की ही करेक्ट होगा। तो हागिया सोफिया और चोरा चर्च ये तुर्की में है और तुर्की शासनादेश के अनुसार इसे अब मस्जिद में बदलने का कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज काला सागर में किसने की, इसे भी तुर्की ने किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सामान्य बीमा उत्पाद बेचने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है SBI जनरल इंश्योरेंस के बीमा उत्पाद को बेचने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक समझौता किया गया, समझौते पे SBI जनरल इंश्योरेंस के रीजनल हेड महेंद्र त्रिपाठी ने और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन DC रविचंद्रन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक SBI जनरल इंश्योरेंस के बीमा उत्पाद को बेचने के लिए दोनों ने समझौता किया, SBI जनरल इंश्योरेंस ने और कर्नाटका विकास बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कैपिटल लिमिटेड ने किस प्लेटफॉर्म पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नामक एक नई सेवा शुरू की है। ये सेवा शुरू की है टाटा कैपिटल लिमिटेड ने व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पे स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन के जरिए लोग पर्सनल लोन को अप्लाई करेंगे और उन्हें त्वरित गति से इस लोन को प्रदान करेगा टाटा कैपिटल लिमिटेड। टिया एक चैट बॉट है टाटा कैपिटल लिमिटेड का जो वित्तीय सेवा प्रदान करने के साथ साथ ही टाटा कैपिटल से संबंधित जो वित्तीय सेवाएं हैं उनकी जानकारी लोगों को देता है। टिया बॉट से जुड़ने के लिए जो फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप का, ये टिया बॉट ये व्हाट्सएप के जरिए काम करता है। ये चैट बॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। टिया टाटा कैपिटल का चैट बॉट है, टाटा कैपिटल लिमिटेड का चैट बॉट है। इसका जो फ़ोन नंबर है वो 7506756060 है। मैं फ़ोन नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7506756060 इसका फ़ोन नंबर है। ये टिया चैट बॉट का फ़ोन नंबर है जो कि टाटा कैपिटल लिमिटेड का है। इससे आप सारी जानकारी टाटा कैपिटल लिमिटेड से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। अब स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन दे रहा है व्हाट्सएप की मदद से टाटा कैपिटल लिमिटेड। टाटा कैपिटल लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD और CEO राजीव सभरवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जब ये टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, किसी को अगर कहीं पे पर्यटन स्थल पे घूमने जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रैवल एजेंट से ही अपनी बुकिंग कराते हैं। ये हमारे होटलों की बुकिंग कर देते हैं, ये हमारे टिकट्स को बुक करते हैं, साथ ही साथ ये एक गाइड को भी बुक कर देते हैं जो साथ में जाके लोगों को हमको मतलब गाइड करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। जो भी टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो गाइड हमें वहाँ पे उस स्थान के लिए बताते हैं। ट्रैवल
एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके हितों की रक्षा भी करते हैं। और दूसरा है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये सीधे उद्यम बिजनेस से रिलेटेड है और इसका एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन अलग है। अब पर्यटन मंत्रालय ने दोनों से, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण मिले और टूरिज्म सेक्टर में महिलाएं भी आगे आएँ। और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने टूरिज्म सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है TAAI ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का जो महिलाओं का विंग है उससे समझौता किया है। इससे ये महिला सशक्तिकरण के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। महिलाएं टूरिज्म सेक्टर में भी अपना योगदान दें, वो ट्रैवल एजेंट की तरह काम करें, वो गाइड की तरह काम करें। इसी के लिए ये पर्यटन मंत्रालय ने इन दोनों संगठनों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अभी कुछ दिन पहले ही कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हर एक सेक्टर गिरावट के दौर से गुजर रहा है और अलग अलग सेक्टर अपने अपने तरीके से उभरने के लिए अलग अलग स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। उसी क्रम में टूरिज्म सेक्टर पे भी कोविड-19 की मार पड़ी है और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरावट का सेक्टर माना जा रहा है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर पे ही सबसे ज़्यादा गिरावट पड़ी है कोविड-19 की। तो प्रहलाद सिंह पटेल जो कि हमारे टूरिज्म मंत्री हैं, उन्होंने एक देखो अपना देश योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 15 प्रमुख स्थलों को 2022 तक आप देखो और फिर जो भी आपका टिकट का खर्चा होता है वो गवर्नमेंट 2022 से 23 के बीच में आपको पे करेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखो अपना देश में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे। जब आपके ये 15 स्थल पूरे हो जाएंगे तो आप उसी वेबसाइट पे जाके देखो अपना देश से संबंधित जो वेबसाइट है उस पे जाके अपनी फ़ोटो को अपलोड करोगे कि आप इस जगहों पे गए थे और फिर टूरिज़्म मिनिस्ट्री द्वारा आपको जो भी खर्चे हुए होंगे उसकी रसीद अपलोड करनी होगी। उसके पैसे को वापस करेगा टूरिज़्म मिनिस्ट्री और हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। ये कौन सी योजना है? ये है देखो अपना देश। और पर्यटन मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अश्विनी भाटिया को। ये स्थान लेंगे PK गुप्ता का। अश्विनी भाटिया इसके पहले SBI म्यूचुअल फंड में MD और CEO के पद पर कार्यरत थे। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और रजनीश कुमार SBI के चेयरमैन हैं। SBI की कई सारी टैगलाइन हैं। एक है द बैंकर्स टू द एवरी इंडियन, एक दूसरी है विथ यू ऑल द वे, तीसरी है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स और ए बैंक ऑफ कॉमन मैन। हाँ, और एक या दो टैगलाइन बच रही है, आप ये 4 ध्यान में रखो। अभी मुझे यही ध्यान में आ रहा है, द बैंकर्स टू द एवरी इंडियन, विथ यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ए बैंक ऑफ कॉमन मैन। ये सारी टैगलाइन है SBI भारतीय स्टेट बैंक की। ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। अश्विनी भाटिया नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं भारतीय स्टेट बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2020 को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है राजीव कुमार को। ये राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव हैं और राजीव कुमार ही हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं नीति आयोग के। नीति आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष कौन होते हैं? तत्कालिक प्रधानमंत्री। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो नीति आयोग के चेयरमैन हैं, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो राजीव कुमार हैं, तो उनसे कंफ्यूज नहीं करना है। ये राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव हैं और वो राजीव कुमार प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं।
तो राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जो लोग लगातार करंट अफेयर के वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें पता होगा क्वेश्चन कराया गया था कि देखो, पहले बता देता हूं मैं कि जो चुनाव आयोग होता है उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं जो कि सुनील अरोड़ा हैं प्रेजेंट टाइम में, और इनकी मदद के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की मदद के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, जिसमें एक अशोक लवासा थे। अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा डेप्यूटी चेयरमैन के पद के लिए ऑफर किया गया, तो फिर वो 2 पदों पे एक साथ कार्य नहीं कर सकते थे, और जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो कोई और पद ग्रहण नहीं कर सकता है उस पद पे रहते हुए। तो अशोक लवासा ने डेप्यूटी चेयरमैन का पद जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा उन्हें ऑफर किया गया था उसे स्वीकार कर लिया और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पद से इस्तीफा दे दिया। अब 2 जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं सुनील अरोड़ा। अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया, अशोक लवासा की जगह पे राजीव कुमार आए और सुशील चंद्रा पहले से ही थे। अशोक लवासा उन्होंने इस्तीफा दिया और ये प्रेजेंट टाइम में एशियन डेवलपमेंट बैंक के डेप्यूटी चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार एक साथ 5 लोगों को दिया गया और इसके साथ ही 27 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब क्या है कि 5 लोगों को एक साथ दिया गया, तो मैंने ऑप्शन को बड़ा कर दिया, सारे 5 लोग इसमें शामिल हो जाएं और वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं इसको भी आप इसी क्वेश्चन में पा जाओगे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि विनेश फोगाट, जिन्हें हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कवर होगा। और किन 5 लोगों को मिला है वो क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। बस ये है कि ऑप्शन की संख्या मैंने 6 कर दी, 5 वो हो गए और एक ऑप्शन इसमें से गलत कर दिया है मैंने। तो देखते हैं कि किसे नहीं मिला। अब देखिए, 27 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो इसमें तो ये याद रखना संभव नहीं है कि वो 27 हैं कौन। 5 नाम याद रखना आसान है, 27 नहीं आसान है। तो सिर्फ इन्हीं 5 नामों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि अर्जुन पुरस्कार के एथलीट के नाम आपसे पूछे जाएंगे। उसमें सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया, तो उसका ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 एथलीटों को इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न 5 लोगों को दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न जिन 5 लोगों को मिला है उनमें रोहित शर्मा, ये क्रिकेट खेलते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये उपकप्तान है भारत के। मोनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस खेलती हैं। मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा एथलीट हैं, इन्हें भी इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें भी सम्मानित किया गया। साक्षी मलिक पहलवान, इन्हें कोई पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है इस वर्ष, और यही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। विनेश फोगाट कुश्ती, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष मिला। रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंधित हैं, इन्हें भी इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो जिसे नहीं मिला है वो है साक्षी मलिक, और ये किससे संबंधित हैं, ये पहलवान है भारतीय टीम की, भारत के लिए ये पहलवानी करती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देखिए, साक्षी मलिक को नहीं मिला है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो 4 हैं, रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इन 5 लोगों को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा युवा और खेल मंत्रालय द्वारा की जाती है, और किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार उनकी घोषणा करते हैं। और इस कमेटी के इस वर्ष जो अध्यक्ष थे वो थे मुकुंदकम शर्मा, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। किरण रिजिजू हमारे
युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं। और मिजोरम सरकार भारत की पहली ऐसी सरकार है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है। मिजोरम जो है ऐसी पहली सरकार है भारत की जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने 2020 के नेतृत्व पुरस्कार को कौन प्राप्त करने जा रहा है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने घोषणा की है कि अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडोब के अध्यक्ष एंड सीईओ शांतनु नारायण के प्रयासों को देखते हुए इन दोनों को 2020 का लीडरशिप अवार्ड प्रदान करा जाएगा। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ये एक एसोसिएशन है जो कि इंडिया और अमेरिकन बिजनेसमैन का एक एसोसिएशन है। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, रोजगार सृजन, नवाचार जैसे क्षेत्रों में इंडिया और यूएस की साझेदारी को मजबूत करना है। और इस वर्ष यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का जो नेतृत्व पुरस्कार दिया जा रहा है ये आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को दिया जा रहा है। आनंद महिंद्रा ये महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं और एडोब के अध्यक्ष और सीईओ शांतनु नारायण हैं। वर्ष 2019-20 में भारत और अमेरिका के बीच 87.75 यूएस बिलियन डॉलर का आपसी व्यापार हुआ, जो कि भारत के लिहाजा से सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना वर्ष 2019-20 के लिए, और इसके लिए उसने भारत के साथ 87.75 यूएस बिलियन डॉलर का व्यापार किया अमेरिका ने भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज हाल में ही आयोजित की गई। आसियान 2020 की अध्यक्षता किस देश के पास है? आसियान 2020 की अध्यक्षता वियतनाम के पास है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये आसियान? आसियान है साउथ ईस्ट एशिया नेशंस का एक संगठन। साउथ ईस्ट एशिया नेशन का ये पूरी तरीके से एक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसमें जो कुल 10 देश हैं, एक है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, और हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इस आसियान ग्रुप का उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने का है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि जो ये 10 देशों का जो ग्रुप है ये आपस में इनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता एक समान भाव से काम करे और ये सारे देश आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ाएं। इसकी जो टैग लाइन है वो है आसियान की जो टैग लाइन है ये है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने इसमें हिस्सा लिया। 6वीं गोल मेज सम्मेलन में जो आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की थी, इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने हिस्सा लिया और जो थीम थी ये थी स्ट्रेंथिंग पार्टनरशिप इन पोस्ट कोविड एरा। ये 10 देश आपस में कोविड-19 खत्म होने के बाद अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के उद्देश्य से इस आयोजन में सम्मिलित हुए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में गोल्ड हॉलमार्किंग केंद्रों का ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण शुरू किया है। सोने की हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य कर दी जाएगी? सोने की हॉलमार्किंग भारत में अनिवार्य की जाएगी 1 जून 2021 से। क्या है ये? देखिए, हॉलमार्क अगर उस पर लगा हुआ है सोने पे तो हम ये मानेंगे कि इसकी प्योरिटी की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ली जा रही है। 24 कैरेट का सोना जो होता है वो इंडिया में सबसे प्योर माना जाता है। ये 99.9% प्योर सोना होता है और जब इस पे हॉलमार्क लगा होगा तो ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अप्रूव कर रहा है कि ये 24 कैरेट का सोना है और फिर लोग उसकी खरीद फरोख्त के लिए आसानी से उस पर भरोसा कर सकते हैं। और अभी क्या है कि भारत में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है।
लोग अपनी अलग अलग कंपनी के हिसाब से वो अपना अलग अलग मानक बता के सोने को बेचते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 जून 2021 से भारत में सोने की हॉलमार्किंग को पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया जा रहा है और इसी से संबंधित एक ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण की शुरुआत की गई है हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मोबाइल ऐप BIS केयर को भी लॉन्च किया था, जो ISI की प्रामाणिकता की जांच करेगा। BIS केयर, इसको भी किसने लॉन्च किया था? इसको भी लॉन्च किया था रामविलास पासवान ने, और ये ISI की प्रामाणिकता की जांच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अशोक वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया? गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का शुभारंभ किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये जो डॉक्टर अशोक वैद्य हैं, ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते हैं और इसी के लिए इनको 2009 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर, उसका शुभारंभ किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैं, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर PM's ऑफिस भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग वृक्षारोपण की निगरानी के लिए विकसित किया है। इस मोबाइल ऐप का नाम है हरित पथ। हरित पथ को विकसित किया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। क्या होगा इससे? हरित पथ मोबाइल ऐप से ये निगरानी रखेंगे जो पेड़ लगे होते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों पे। क्या होता है कि एक समय आता है जब वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, सरकार सड़क के किनारों पे पेड़ लगाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो पेड़ सूखने लगते हैं, तो फिर उसी की निगरानी के लिए हरित पथ नाम से इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति इसको डाउनलोड करके अपलोड करके उस एग्जैक्ट अगर कोई पेड़ सूख रहा है तो उसकी जानकारी गवर्नमेंट को प्रदान कर सकता है और फिर गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करते हुए जल्दी से उस पेड़ को हरा भरा करने के लिए पुनः उसमें खाद पानी की व्यवस्था उचित ढंग से करेगी। और अगर पहले से गवर्नमेंट लोगों को लगा के रखती है, वर्कर्स होते हैं जो ये काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए कि पेड़ सूखने ना पाए, और फिर अगर कोई वर्कर की लापरवाही से वो पेड़ सूख रहा होगा तो फिर उसके ऊपर उचित कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है हरित पथ से शिकायत के बाद। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2019-20 में राष्ट्रीय राजमार्गों की 3979 किलोमीटर लंबाई का निर्माण किया है और जो आज़ादी के बाद से अब तक किसी एक साल में बनाई गई राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई है। ये एक रिकॉर्ड बनाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक और घोषणा की है कि 2030 तक जीरो एक्सीडेंटल डेथ का उनका लक्ष्य है कि रोड पे हाईवेज़ पे जीरो एक्सीडेंटल डेथ हो, जिसके लिए वो जगह जगह पे अपना ट्रामा सेंटर खोलेंगे, साथ ही साथ रोडों की गुणवत्ता ऐसी बनाएंगे जिस पे एक्सीडेंट के चांसेस कम हों। 2030 तक ये लक्ष्य है जीरो एक्सीडेंटल डेथ ऑन हाईवेज़। ये नितिन गडकरी जी ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर थावरचंद गहलोत हैं। इससे ट्रांसजेंडर का जो ये परिषद है इसमें कुल 30 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष जो कि थावरचंद गहलोत जी हैं, जो कि हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर हैं। एक उपाध्यक्ष, 13 सदस्य और 14 नामित सदस्य होंगे। परिषद सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगा जो ट्रांसजेंडर समुदाय की आवश्यक ज़रूरतों की देखभाल करने का काम करेगा, जैसे ट्रांसजेंडरों के लिए रहने के लिए आवास, उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना, उनके भोजन के लिए तथा उनके शिक्षा के लिए भी कार्य करने की जिम्मेदारी इन्हीं ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की होगी जो राज्यों में होंगे, और ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड इसी राष्ट्रीय परिषद के अधीन कार्य करेंगे।
ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बात और, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर थावरचंद गहलोत द्वारा जो भारत में पूरे भारतवर्ष में 272 सर्वाधिक नशा प्रभावित जिले हैं उनमें नशा मुक्त भारत अभियान का भी प्रारंभ किया गया है। तो दो क्वेश्चन, कितने जिलों में पूरे भारत में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मंत्रालय द्वारा, तो 272 जिले। किसने नशा मुक्ति भारत अभियान का शुभारंभ किया? थावरचंद गहलोत, जो कि हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर हैं। ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, सिर्फ यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई जुहार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई जुहार त्यौहार ये उड़ीसा और उसके आसपास के राज्यों में मनाया जाता है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों जगहों पे नुआखाई जुहार त्यौहार मनाया जाता है। इसको नुआखाई पर्व नाम से भी जानते हैं वहाँ पे उड़ीसा में, और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इन दोनों राज्यों के जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं उन सब में मनाया जाता है। नुआ मीन्स नया और खाई मीन्स खा। जो फसल तैयार होती है, नई फसल तैयार होती है, उसी के खुशी में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के पड़ोसी राज्यों में नुआखाई पर्व को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नुआ मीन्स नया और खाई मीन्स खाद, जो नई फसल होती है उसके खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्बर मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने किस संगठन के साथ एमएसएमई के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की है? एमएसएमई के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की है चैम्बर्स ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने मिलकर किया है ये काम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चैम्बर्स ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्री के जो अध्यक्ष हैं कमलेश धूत, और इसका हेड क्वार्टर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इसमें जो इन्होंने एक हेल्प डेस्क की स्थापना की है, इस हेल्प डेस्क पे टेलीफोनिक सर्विस के साथ साथ ही व्यक्तिगत सर्विस भी प्रदान की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर से संबंधित यहाँ पे लोग जाके सलाह ले सकते हैं। साथ ही मतलब कि अगर किसी को कोई लघु व्यापार को शुरू करना है तो उससे संबंधित सलाह प्रदान की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी भी इस हेल्प डेस्क पर प्रदान की जाएगी। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये हेल्प डेस्क? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और चैम्बर्स ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के सहयोग से इस हेल्प डेस्क को चलाया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सड़कों पर मानव और पशु मृत्यु की रोकथाम के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ भी एक समझौता किया है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के दो काम, एक तो चैम्बर्स ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के साथ एमएसएमई सेक्टर के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना, जिससे एमएसएमई सेक्टर से संबंधित सभी सलाह दिए जाएंगे, टेलीफोनिक सर्विस होगी और साथ ही साथ व्यक्तिगत सर्विस भी। कोई व्यक्ति टेलीफोन से भी सलाह ले सकता है और कोई व्यक्ति वहाँ पे जाके हेल्प डेस्क पे किसी व्यक्ति से भी सलाह लेगा जो कि नियुक्त किया जाएगा। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करेगी एमएसएमई सेक्टर के लिए, उससे संबंधित भी सारी सलाह इस हेल्प डेस्क पर प्रदान की जाएगी। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव और पशु मृत्यु दर की रोकथाम के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान ने हाल ही में पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक हुई। अब जब दो ही देश हैं तो दोनों ही इसके सह अध्यक्ष हो गए, मतलब कि कोई अध्यक्ष देश नहीं होगा जब दो ही देश हैं। जब वो कई सारे देश होते हैं तो फिर किसी बैठक के लिए एक अध्यक्ष देश की नियुक्ति की जाती है जो बैठक का पूरा प्रबंध करती है। जब दो ही देश हैं तो कोई अध्यक्ष देश नहीं था, दोनों सह अध्यक्ष की तरह ही काम किए। और इसमें हमारे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हिस्सा लिया और उप प्रधानमंत्री जो उज्बेकिस्तान के हैं वो सरदार उमरुजकोव नाम है, उमरुजकोव, जो कि उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार निवेश पर चर्चा की गई। भारत उज्बेकिस्तान के बीच 2019-20 में कुल 300 मिलियन US डॉलर का व्यापार हुआ था और भारत द्वारा प्रमुख व्यापार और निवेश
जो किया गया उज़्बेकिस्तान में वो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और उज़्बेकिस्तान सोम यहाँ की करेंसी है। अब्दुल्ला अरिपोव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और सरदार उमुरजोकोव उज़्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं और अब्दुल्ला अरिपोव ये प्रधानमंत्री हैं। तो ताशकंद राजधानी पूछा है, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और सोम करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात की स्थिति और भारत में बुजुर्ग जनसंख्या स्थिति और समर्थन प्रणाली नाम से 2 रिपोर्ट जारी की, जो भारतीय जनसंख्या और विकास पर सांसदों के एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई है। IAPPD के अध्यक्ष कौन हैं? IAPPD क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष PJ कुरियन हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ने 2 रिपोर्ट तैयार की। एक भारत में जन्म के समय जेंडर रेशियो की स्थिति थी। इस रिपोर्ट में महिला और पुरुषों की जनसंख्या में असंतुलन के बारे में वर्णन किया गया और दूसरी रिपोर्ट भारत में बुजुर्ग जनसंख्या, उनकी स्थिति और उनके समर्थन से संबंधित थी। और देश में बुजुर्ग आबादी के मुद्दे पर ये दूसरी रिपोर्ट जो बुजुर्ग आबादी से संबंधित है, ये देश में बुजुर्गों के मुद्दे पर प्रकाश डालती है, उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए कुछ उपाय भी बताती है और उन उपायों को लागू करने की सिफारिश भी की गई है इस रिपोर्ट में। और इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। और क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष PJ कुरियन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बी महोत्सव 2020 किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है? इसको कराया जा चुका है। ये केरला राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है और भारत का भी पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल की शुरुआत की है। द एनीवेयर स्कूल पहल की शुरुआत की है गूगल ने। ये पूरे वर्ल्ड में शुरू किया गया है और इंडिया में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो एनीवेयर स्कूल के माध्यम से गूगल भी लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया है। दीक्षक सॉफ्टवेयर को बनाया है IIT खड़गपुर ने। ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक सुलभ प्लेटफॉर्म दे रहा है शिक्षक और छात्रों को। दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया था, शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा की ट्रेनिंग प्रदान करी गई है। मूकिट को डिजाइन किया है IIT कानपुर ने। मूकिट ये भी जैसे दीक्षक सॉफ्टवेयर शिक्षक और छात्रों को एक सुलभ प्लेटफॉर्म दे रहा है ऑनलाइन शिक्षा के लिए, उसी तरीके से मूकिट भी शिक्षक और छात्रों को एक सुलभ प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है ऑनलाइन शिक्षा के लिए। गूगल ने द एनीवेयर स्कूल की पहल शुरुआत की है किसके लिए? ऑनलाइन शिक्षा के लिए। साथ ही साथ गूगल ने भारत में कोरमो ऐप को भी लॉन्च किया है, जो कि भारत में जॉब सर्च में हेल्प करेगा। इस पे सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लिखी होगी कोरमो ऐप पे। इसकी मदद से जो युवा जॉब की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो कोरमो ऐप की मदद से जॉब की जानकारी ले सकते हैं। इसको भी लॉन्च किया है गूगल ने। और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है, जिसमें फ्री डिजिटल स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है भारतीय युवाओं को। IBM ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है फ्री डिजिटल स्किल ट्रेनिंग के लिए। गूगल ने 2017 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मोबाइल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करा था, और अभी अगर आ रहा है 2020 में तो ये IBM है। और अगर 2017 की बात करें तो उस समय गूगल से समझौता किया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, और 2020 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM से समझौता किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने फ्री डिजिटल स्किल ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने वर्ष 2020 के दौरान जैव फ्लो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्वाकल्चर के लिए एक नई योजना की शुरुआत करी है? नई योजना की शुरुआत करी है ओडिशा ने एक्वाकल्चर के लिए। क्या है ये एक्वाकल्चर, क्या है ये जैव फ्लो टेक्नोलॉजी? एक्वाकल्चर जो भी फार्मिंग की जाती है पानी के अंदर उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। इसमें फिश फार्मिंग यानी फिशरीज, क्रस्टेशियंस की फार्मिंग, मोलस्क की फार्मिंग, एक्वेटिक प्लांट की फार्मिंग, एल्गी और सारे ऑर्गेनिज्म इसमें एक्वाकल्चर के अंदर आ जाते हैं, जो कि जिनका फार्मिंग की जाती है, जिनकी खेती की जाती है पानी के अंदर। फ़िश की भी खेती की जाती है क्योंकि इसमें छोटे छोटे फ़िश के बच्चे ला के डाले जाते हैं और वो जब फ़िश बड़े हो जाते हैं तो उनको निकाल के मार्केट में बेचा जाता है। और जो मछलियाँ होती हैं वो प्रोटीन का एक उत्कृष्ट सोर्स होती हैं। तो उड़ीसा सरकार ने फ्लो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैव फ्लो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी क्या है, जो पानी में जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे मछली की उत्कृष्ट प्रजाति उत्पन्न करने के लिए जो ज़रूरतें हैं, जो भी मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिटिव चीज़ चाहिए पानी में, उसको उसमें आर्टिफिशियल तरीके से ऐड किया जाता है ताकि जो मछलियां हैं वो उपज के लिए तैयार हों और जल्दी से जल्दी बड़ी हों और उनको मार्केट में उपलब्ध कराया जा सके। जैव फ्लो टेक्नोलॉजी यही है कि आर्टिफिशियल तरीके से पानी में वो न्यूट्रिटिव तत्व को मिलाना जिससे कि जो जिस चीज़ की खेती की जा रही है, वो एक्वेटिक प्लांट हो या फिर एल्गी हो, उनका जो पौधा है या फिर जो जीव हैं वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए मार्केट में पहुंचने के लिए। इसी को जैव फ्लो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये एक्वाकल्चर के लिए नई है और इसे उड़ीसा सरकार द्वारा नई योजना के रूप में लॉन्च किया गया उड़ीसा में, जिससे उड़ीसा में जो युवक एक्वाकल्चर में अपना कैरियर देखना चाहते हैं वो जैव फ्लो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्वाकल्चर के लिए अपना कैरियर शुरुआत कर सकते हैं एक्वाकल्चर के साथ। ओडिशा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान की शुरुआत करी है। निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान की शुरुआत करी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। क्या है ये? देखो, जब रोड बनते हैं या फिर मकान बनते हैं तो उसमें जो मजदूर श्रमिक का काम करते हैं, ईंटें ढोने का या फिर सीमेंट इधर से उधर ले जाने का, या फिर सीमेंट और जो गिट्टी होती है छोटी छोटी उनको मिलाने का काम जो करते हैं, ये श्रमिक मजदूर होते हैं। इनके पंजीकरण को शुरुआत की जा रही है दिल्ली में 11 सितंबर 2020 से एक मेगा पंजीकरण अभियान के थ्रू। इनको अपना आधार कार्ड सबमिट करना होगा, इनका पंजीकरण कर लिया जाएगा और फिर गवर्नमेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं उनके लिए, जो भी जहाँ पे रोडें बनेंगी, जहाँ पे बिल्डिंग्स तैयार होंगे, जहाँ पे और भी काम ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, उन सब जगहों पे इन पंजीकृत मजदूरों को रोजगार प्रदान करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में किस योजना के तहत 6,40,000 मानव दिवस कार्य उत्पन्न किए हैं? ये 6,40,000 मानव दिवस कार्य उत्पन्न किया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। क्या है ये 6,40,000 मानव दिवस? देखो, जैसे किसी एक राज्य में एक दिन में 100 मजदूर काम कर रहे हैं तो वो 100 मानव दिवस हो गए। अब 6 राज्यों में, एक राज्य में 6 राज्यों में अगर 100 आदमी किसी एक दिन काम किए तो उस पूरे 6 राज्य में 600 मानव दिवस का काम हुआ। तो भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में 6,40,000 मानव दिवस कार्य उत्पन्न किए हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को जून 2020 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से काफ़ी सारे जो श्रमिक थे वो अपने रोजगार से हाथ धो बैठे। ऑलमोस्ट सभी श्रमिकों से रोजगार उनका छिन गया। वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे थे, वो असंगठित मजदूर हों यानी किसी क्षेत्र में ट्रेंड ना रहे हों, या फिर कोई ट्रेंड मजदूर रहा हो कोई मशीन चलाने के लिए, तो सभी के जॉब गए थे। तो गरीब कल्याण रोजगार श्रमिक अभियान चलाया गया ये श्रमिकों के लिए जो कि असंगठित मजदूर थे, जिनको किसी भी चीज़ में ट्रेंड नहीं थे, उनके लिए ये था। यानी वो सामान को इधर से उधर ले जाने का काम करते थे, ये सारे काम करते थे। तो उन्हीं के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को चलाया गया। इसमें लक्ष्य था कि इनको 125 दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा।
इसी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में 6,40,000 मानव दिवस कार्य को उत्पन्न किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक मोनिका अरोरा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा, ये तीनों ने मिलकर दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है। फरवरी 2020 में पूर्वी दिल्ली में कई दिन लगातार 3 दिनों तक दंगे हुए थे और इसी से संबंधित ये पुस्तक है। इसको लॉन्च किया बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें वही जो पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे उसके बारे में एक वर्णन किया गया है और उसी पूर्वी दिल्ली के दंगे से ये पुस्तक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिए हाल ही में किस एप्लीकेशन की नई सुविधा ओपन एपीआई सेवा की शुरुआत करी है? ओपन एपीआई सेवा की शुरुआत करी है आरोग्य सेतु ने केंद्र सरकार में के द्वारा। ओपन एपीआई सेवा की शुरुआत की गई आरोग्य सेतु ऐप में केंद्र सरकार के द्वारा। इस ओपन एपीआई सेवा के तहत व्यवसाय अर्थव्यवस्था में भी मदद करेगा आरोग्य सेतु लोगों की। अब आरोग्य सेतु केंद्र सरकार द्वारा एक सेल्फ असेसमेंट ऐप को लॉन्च किया गया था। ये पूरे विश्व में एक दिन में सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग का रिकॉर्ड भी आरोग्य सेतु का है। इसकी मदद से लोग कोविड-19 से बचते हैं। कैसे कि इसमें क्या होता है कि आपके किस एरिया में कोविड-19 के पेशेंट हैं उस एरिया का इंडिकेशन आपको बताया जाता है। साथ ही साथ आप अपने हेल्थ का खुद ही सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो। अब साथ ही साथ इसमें ओपन एपीआई सेवा की शुरुआत कर दी गई है जो कि लोगों के व्यवसाय और अर्थव्यवस्था में मदद करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।